अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नकाश अरशद। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी। आज हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अलजेब्रिक फंक्शंस, हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं जिन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में ऑनवर्ड कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि उनकी जो पावर्स हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करें। ठीक है, जो हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसका मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इट मींस इनमें जो एक्सपोनेंट है ना तो वो नेगेटिव आ सकता है, ना ही कोई रेशनल नंबर आ सकता है, जैसे कि 1/2 या 4/5, इस तरह की पावर्स नहीं आ सकती। तो जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसमें n जो है ये कम से कम भी 0 हो सकता है, 0 से कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। और ये जो an, an-1, a2, a1, a0 ये सारे कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स होंगे और ये सारे के सारे रियल होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू p of x रखते हैं तो हम बोलेंगे ये जो हमारा फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो रियल नंबर या उसका कोई ना कोई सबसेट होता है। तो इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है। मैंने क्या किया, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें जो एक्सपोनेंट यानी जो n है उसकी वैल्यू मैंने 3 से स्टार्ट ली है। इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो ये भी है x4 x² + 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही सेकंड टाइप जो है वो है लीनियर फंक्शन। इसके नाम से जाहिर है लीनियर इंडिकेट करता है डिग्री 1 को। तो लीनियर फंक्शन बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। इसमें जो एक्सपोनेंट होता है उसकी डिग्री जो होगी, डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर, वो 1 होगी। तो जैसे सपोज 7x - 3 है या हम 2x लिख दें, f of x = 2x, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, ये जो a0 कांस्टेंट है ये 0 भी हो सकता है। बट इसमें ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट 0 हुआ तो इसकी डिग्री 0 बन जाएगी, फिर डिग्री 1 नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं और आपको रिजल्ट में वही वैल्यू एज अ आउटपुट मिलती है तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ये जो फंक्शन है ये हर वैल्यू के लिए सेम होता है, यानी आपने 2 पुट किया आंसर 2 आ गया, -5 पुट किया आंसर -5 आ गया, तो फिर हम कहेंगे ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसमें जो डोमेन और रेंज होती है वो सेम सेट होना जरूरी है, यानी हम a से a पे कर लें, r से r पे कर लें, x से x से कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो जो सेट जिसके ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं वही सेट इसकी डोमेन और रेंज होगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी आउटपुट होगी यानी जो हमारी रेंज होगी वो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम कोई वैल्यू पुट करें वो रिजल्ट में हमें एक ही कांस्टेंट वैल्यू आउटपुट के तौर पे दे, एक ही वैल्यू रिपीट करे। तो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा f of x = 3, आप यहाँ x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आपको उसकी जो आउटपुट मिलेगी वो 3 ही मिलेगी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी वैल्यू इनपुट करें हमें रिजल्ट में एक ही सिंगल वैल्यू मिलती है, यानी फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर मिले, उसे हम कहते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन है। अमूमन हम इसको c of x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी जनरल फॉर्म है। मैंने हर फंक्शन की आपको जनरल फॉर्म लिखकर दी है। ये जनरल फॉर्म है लीनियर फंक्शन की, ये जनरल फॉर्म है आइडेंटिटी फंक्शन की, और ये जनरल फॉर्म है कांस्टेंट फंक्शन की। तो इसमें जो हमें आउटपुट मिलती है वो कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन में जो लास्ट टाइप है वो है रेशनल फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन रेशनल फॉर्म में यानी p of x / q of x की फॉर्म में दिया है और उसके ऊपर दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई हों। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये कि ये जो दोनों फंक्शन है p of x और q of x, इन दोनों को पॉलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी है। दूसरी शर्त ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है q of x, इसको नॉन जीरो होना भी जरूरी है। तो ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा है 1/x - 2, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। इसी तरह हम अगर एक और एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास कोई एक और फंक्शन है, मैं उसका नेम रख रहा हूं g of x, इसी तरह अगर मैं ये लिखूं तो ये भी रेशनल फंक्शन होगा। अब इसकी डोमेन हम किस तरह से चेक करते हैं?
इसकी डोमेन के लिए जरूरी होता है कि हमने वो पॉइंट चूज करने हैं जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड हो। अगर ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पे ये फंक्शन हमें अनडिफाइंड रिजल्ट दे तो उसे हम डोमेन में से निकाल देंगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे x में अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, 1/0 हमें पता है कि 1/0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इट मींस हम इसमें 2 पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जब हम डोमेन लिखेंगे तो उसमें से x2 को निकाल देंगे और इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। ये आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है -∞ से लेकर +∞, और ये ओपन इंटरवल पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन इंटरवल को शो करती हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -∞ और +∞ इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इस वाले फंक्शन की डोमेन चेक करना चाहें, हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -4। इट मींस इसमें -4 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि उस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम इसकी g की डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ g, तो ये बराबर होगा सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से हम किसको निकाल देंगे -4 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखें, यानी y = sin x या f (x) = sin x रखें, तो उसे हम कहेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, इसलिए उनके जो फंक्शंस होंगे वो भी 6 फंक्शंस बनेंगे, तो वो मैंने मेंशन कर दिए, sin, cos, tan, secant, cosecant, cot। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी 6 बनेंगे, y = sin इनवर्स, y = cos इनवर्स, y = tan इनवर्स और बाकी फंक्शंस। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये sin का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से cos का इनवर्स फंक्शन है, इसे हम इनवर्स cos फंक्शन, इनवर्स tan फंक्शन और so on, इसी तरह से इनका हम नेम दे देते हैं। फोर्थ टाइप जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट या पावर में अपीयर हो रहा हो, जैसे 2 की पावर x आ जाए, 3 की पावर x आ जाए या e की पावर x आ जाए, तो ये फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में यानी एक्सपोनेंट में अपीयर हो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये उसके मैंने 2 एग्जांपल्स आपको मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन। तो अगर हमारे फंक्शन में लॉग अपीयर हो रहा है तो इट मींस वो फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन होगा। ये लॉगरिथम फंक्शन की जनरल फॉर्म है y = log of x with respect to base a। यहाँ पर a पर 2 कंडीशंस हैं कि a को पॉजिटिव होना भी जरूरी है और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। फिर इसी से 2 केसेस हमारे बनते हैं। अगर a की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखें a = 10, तो हमारा ये जो फंक्शन बनेगा ये बनेगा y = log of x with base 10। तो ये कॉमन लॉगरिथम ऑफ द x कहलाएगा क्योंकि बेस 10 है। और अगर इसी बेस की जगह पे हम e पुट कर दें, यानी a की जगह e रख दें, तो ये जो फंक्शन होगा ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा, यानी y = log of x with respect to base e। और याद रखिएगा ये जो e है इसकी वैल्यू हमारे पास 2.718 अप टू so on होती है। ये e की फिक्स वैल्यू है, e एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है, उसकी ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट चलते हैं 6 टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो जो साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन होता है इसे हम sin hx से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है e की पावर x - e की पावर -x डिवाइडेड बाय 2। तो इसका पूरा नेम है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से ये हाइपरबोलिक कॉस फंक्शन, इसी तरह से tan हाइपरबोलिक फंक्शन, secant हाइपरबोलिक फंक्शन, कोसेकेंट और cot हाइपरबोलिक फंक्शंस है। अब यहाँ पर आपने इन 2 फंक्शंस की वैल्यू लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऑनवर्ड क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू का याद होना जरूरी है। बाकी वैल्यूज बड़ी आसानी से बन जाती हैं। आपके सामने मैंने लिखा है कि अगर हमें tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sin डिवाइडेड बाय cos करके वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सब कभी मेंशन कर दिए। और जो sin हाइपरबोलिक फंक्शन होता है इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। इसी तरह से cos की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है बट इसकी जो रेंज होती है वो +1 से इंफिनिटी तक होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो क्या होगा कि जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शन है अगर हम इनके ऊपर इनवर्स लगा देंगे तो ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि आपने ये जो इनवर्स का सिंबल यानी जो -1 लिखते हैं जिसे हम इनवर्स पढ़ते हैं, ये आपने h के ऊपर लिखना है, फिर ये इनवर्स हाइपरबोलिक बनेगा। अगर आप इसको यूं लिख देते हैं
तो ये रॉन्ग है, ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होगा, ये साइन इनवर्स होगा और इसमें जो h और x है ये इसका एंगल कंसीडर होगा। तो अगर आप इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन लिख रहे हैं तो इनवर्स का सिंबल आपने h के ऊपर ही प्लेस करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद ए टाइप जो है फंक्शन की वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। हमने जो जनरल नोटेशन पढ़ी थी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की, जिसे हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया था, जो कि कुछ इस तरह से थी y = f of x। तो ये जो y = f of x वाली फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें x इंडिपेंडेंट है और y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो y = f of x होती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा y = x के ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है और ये भी एक्सप्लिसिट फॉर्म है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमें जो फंक्शन दिया होता है उसमें x और y दोनों मिक्सअप होते हैं और हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते, तो ऐसे फंक्शन को या ऐसी फॉर्म को हम इम्प्लिसिट फॉर्म या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस हमने ये लिखा हुआ है x² - xy + y³ = 0। अगर आप देखें तो यहाँ पर y और x दोनों मिक्सअप हैं, हम इनमें से y या x को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है या इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाता है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो f of x y = 0 होती है, यानी फंक्शन जो होगा वो दो वेरिएबल्स का x का और y का, और इसमें अमूमन राइट हैंड साइड हम 0 रखते हैं। सम टाइम अगर कोई कांस्टेंट आ भी जाए तो उसे हम लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके भी ये देखें दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जी। तो नेक्स्ट टाइप है पैरामीट्रिक फंक्शंस। अगर x और y दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ना करें बल्कि किसी थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड करें तो हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशंस हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ऐसा फंक्शन जिसमें x और y t पर या थीटा पर या किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करें उसे हम बोलते हैं वो पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वही होती है x = f of t and y = g of t। तो यहाँ से हम बोलेंगे जो x है वो फंक्शन है किसका, t का, और y भी फंक्शन है t का, ठीक है। तो इसमें जो t होगा वो पैरामीटर कहलाएगा। तो पैरामीटर बेसिकली हम टेम्परेरी वेरिएबल को भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x = 80² y = 280, तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसी तरह से x = a cos θ और y = b sin θ, तो ये भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो आप गौर करें इसमें x थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब x और y दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे बल्कि थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। नेक्स्ट है इवन फंक्शन। अगर हम किसी भी फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस करें और उस फंक्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े, यानी वो जो हमने माइनस वहां रिप्लेस किया था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है f of -x = f of x, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जहां पर हमें फंक्शन में x दिया होगा अगर हम उस x की जगह -x रखें और वो माइनस डिसअपीयर हो जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। और इसमें जो x आपने चूज करना ऑब्वियस है, वो आप फंक्शन की डोमेन से चूज करेंगे, डोमेन से बाहर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन है, हमने चेक करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे हम -x रख देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने x किया -x रखा, इधर भी x यहाँ पे -x रखा। तो आपको पता है माइनस है, ऊपर पावर क्या आ रही है, इवन पावर आ रही है, तो माइनस डिसअपीयर हो जाएगा। तो देखें क्या ये वापस हमारा f of x ही बन गया। तो हमने जो -x रखा था उसमें से वो माइनस यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इट मींस ये जो गिवन फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। सेम एज इट इज अगर हम इसको भी देखें, इसमें भी जहां जहां पे x है हम -x रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ऑब्वियस है यहाँ पर भी माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो इट मींस ये भी एक इवन फंक्शन है। अब अगर ये माइनस खत्म नहीं होता, वो माइनस हम कॉमन निकाल सकें, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है f of -x = -f of x, यानी जो आप -x रिप्लेस करेंगे x की जगह पे उसका माइनस कैंसिल नहीं होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो बाहर निकल आएगा। तो जैसे ये सपोज ये एक एग्जांपल है मेरे पास, f of x = x³। जब हम यहाँ पे x या -x रखेंगे तो आएगा -x का होल क्यूब। आपको पता है ऑड पावर में माइनस कैंसिल नहीं होता, तो देखें -x³ आया। अब इसमें माइनस को तो एज इट इज रहने दें। ये जो हमारे पास पार्ट है x³ ये किसके इक्वल है, ये f of x के इक्वल है। तो इट मीन ये जो हमें गिवन फंक्शन था ये एक ऑड फंक्शन था। सेम एज इट इज अगर हम sin x को चेक करना चाहें
तो यहाँ पर जब हम माइनस प्लेस करेंगे x की जगह पे, आपको पता है कि साइन थीटा में, आपको पता है कि साइन में अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस हमें y लिखना पड़ता है, जैसे हम लिखेंगे माइनस साइन x विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इट मीन साइन भी एक ऑड फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन में आप कॉस को भी लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ वेरिएबल क्योंकि थीटा यूज हो रहा है, इसलिए जहां जहां पे थीटा है वहां माइनस थीटा रखेंगे, तो जगह कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस को कैंसिल कर देता है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ थीटा। तो इट मींस कॉस एक इवन फंक्शन है और साइन एक ऑड फंक्शन है। तो ये टोटल 12 टाइप्स हैं जो मैंने आपको फंक्शन की करवाई हैं। आप इन सब की जनरल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ऑनवर्ड यूज होंगी। और ये जो इवन और ऑड की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे और यहाँ पे डोमेन रेंज का कंसेप्ट भी एक्सरसाइज में यूज होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।